हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मानव तंत्र में उत्सर्जन तंत्र के अंदर पिछले लेक्चर में हमने उत्सर्जन तंत्र की संरचना का अध्ययन किया था। उत्सर्जन तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है, उन भागों के बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का निर्माण किस प्रकार से संपन्न किया जाता है। तो मनुष्य में जो मूत्र निर्माण की क्रिया है उसे हम 3 स्टेप के अंदर बांट सकते हैं। यानी मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के या क्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला जो इसका चरण है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा इसका चरण होता है नलिकीय पुनः अवशोषण। और तीसरा इसका चरण होता है नलिकीय स्त्रवण। तो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड है नलिकीय पुनः अवशोषण और इसका थर्ड पार्ट होता है नलिकीय स्त्रवण। इन 3 पार्ट के अंदर मूत्र निर्माण की क्रिया विधि का विभाजन किया जा सकता है। 3 चरणों में मूत्र निर्माण की क्रिया को बांटा जा सकता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, इसे ही हम केशिका गुच्छ परानिष्यंदन भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम केशिका गुच्छ परानिष्यंदन भी कह सकते हैं। तो 3 चरणों के अंदर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होगी। अब इन 3 चरणों में होता क्या है, जो ग्लोमेरुलस वाला भाग था, वृक्क की संरचना में हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस वाला भाग है उसमें ब्लड आता है। उस ग्लोमेरुलस वाले भाग में से ब्लड को छाना जाता है और छानने की क्रिया में ब्लड में से आरबीसी को नहीं छाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को, यानी जो रक्त कणिकाएं हैं वो नहीं छनती हैं। ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं, बड़े प्रोटीन और छोटे प्रोटीन जो हैं वो नहीं छनते हैं। इसके अलावा रक्त में उपस्थित सभी पदार्थ छनकर बॉमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। बॉमेन कैप्सूल में वो आ जाएंगे। स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, मैंने आपको वृक्क नलिका की स्ट्रक्चर बताई थी। ये बॉमेन कैप्सूल स्ट्रक्चर है। ये बॉमेन कैप्सूल है। नीचे किससे जुड़ा हुआ है? पीसीटी से। समीपस्थ कुंडलित नलिका से। समीपस्थ कुंडलित नलिका नीचे की ओर जाकर एक इस तरह का लूप बनाती है, जिसको हमने बोला था हेनले का लूप। ऐसे लूप का फॉर्मेशन किया था। हेनले का लूप ऊपर की ओर जाकर दूरस्थ कुंडलित नलिका बनाता है और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है वो कौन सी नलिका में खुल जाती है? संग्राहक नलिका में। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, उसकी ये संरचना है, उसकी स्ट्रक्चर है, जिनको हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में इसमें अंदर की ओर अविवाही धमनिका आती है। इस तरह से अविवाही धमनिका इसमें अंदर आती है और अंदर की ओर आकर केशिकाओं का एक जाल बना लेती है। इस तरह का जाल इसके द्वारा बनाया जाएगा और अपवाही धमनिका के रूप में ये बाहर निकल जाती है। इन संरचनाओं को एक बार मैं नामांकन कर देता हूँ फिर से। ये है अविवाही धमनिका, अविवाही धमनिका जो रक्त को लेकर आएगी। ये है अपवाही धमनिका जो इसमें से ब्लड को लेकर जाती है। ये स्ट्रक्चर है केशिका गुच्छ।
केशिका गुच्छ, ये बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन कैप्सूल है। पीसीटी है, पीसीटी का पूरा नाम मैंने बताया था, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये हेनले का लूप है, हेनले का लूप, हेनले के लूप की अवरोही भुजा, ये आरोही भुजा। ये डीसीटी है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये कलेक्टिंग डक्ट है या संग्राहक नलिका। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन के प्रमुख भाग होते हैं, एक तो ये बॉमेन कैप्सूल केशिका गुच्छ वाला भाग, बॉमेन कैप्सूल वाला भाग एक होता है, इसमें रीनल ट्यूब्यूल, वृक्क नलिका, वृक्क नलिका में पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी आते हैं। अब पहली प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो अभिवाही धमनी का ब्लड को लेकर आ रही है केशिका गुच्छ में, उस ब्लड में से रक्त कणिकाओं को छोड़कर, रक्त के बड़े प्रोटीन को छोड़कर, छोटे प्रोटीन को छोड़कर सारे भाग को छान लिया जाता है। अब जब इसमें से छाना जाएगा तो ब्लड किस में आ जाता है, बॉमेन कैप्सूल में। छनने के बाद ब्लड बॉमेन कैप्सूल में आ गया। और जब इसे छान लिया जाता है, छानने के बाद हम इसे ब्लड नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं फिल्ट्रेट। जब ब्लड को छान लिया, रक्त को छान लिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेट। ये हो गया इसका पहला चरण, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट है ये नीचे आता है, पीसीटी के अंदर आएगा। बॉमेन कैप्सूल में से ये किसके अंदर आता है, फिल्ट्रेट पीसीटी के अंदर आ जाता है। अब पीसीटी में क्या किया जाता है, इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज उपस्थित है, अमीनो अम्ल उपस्थित है, जल उपस्थित है, यूरिया इस फिल्ट्रेट के अंदर उपस्थित है। तो इनमें से जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे ग्लूकोज है, लवण है, अमीनो एसिड है, वाटर है, इनका इस भाग में दोबारा अवशोषण कर लिया जाता है। दोबारा अवशोषण करके इन्हें किस में डाल दिया जाता है, रक्त के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को नलिकीय पुनः अवशोषण कहते हैं। यानी जो फिल्ट्रेट आया है, फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लवण है, वाटर है, इन सबको वापस अवशोषित करके रक्त के अंदर डाल दिया जाएगा, जिसे नलिकीय पुनः अवशोषण कहेंगे। इसके बाद ये फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, नीचे हेनले के लूप में। यहाँ हेनले के लूप में फिल्ट्रेट आया, इसकी अवरोही भुजा में, अवरोही भुजा से आरोही भुजा में गया, आरोही भुजा से फिर किसके अंदर जाता है, डीसीटी के अंदर जाएगा। हेनले के लूप में भी इसमें से जल का अवशोषण कर लिया जाएगा। हेनले के लूप जो है वो प्रमुख रूप से जल के अवशोषण में काम में आता है। फिर डीसीटी के अंदर जब ये जाता है तो जो हमने कुछ पदार्थों का पुनः अवशोषण किया था, उनमें से कुछ आयन जो ज़्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर आ गए थे, उन आयनों को डीसीटी के द्वारा, वो रक्त के जो नलिकाएं हैं, वासा रेक्टा में बनाऊंगा, वासा रेक्टा भी, वासा रेक्टा के द्वारा डीसीटी में डाल दिया जाता है। यानी जो पदार्थ जरूरत से ज़्यादा आ गए थे, उन पदार्थों को वापस इस फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। इसके बाद ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट किस में चला जाता है, संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका में चला जाएगा। संग्राहक नलिका में भी इसमें से जल का अवशोषण किया जाता है, जिससे मूत्र या यूरिन क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। संग्राहक नलिका से ये यूरेटर वाले भाग के अंदर या मूत्र नलिका में जाएगा, मूत्र नलिका से मूत्राशय में जाएगा, और मूत्राशय से इसे मूत्र जनन छिद्र के द्वारा या मूत्र छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है, ये मूत्र निर्माण के अंदर 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, केशिका गुच्छ परानिषेधन, नलिकीय पुनः अवशोषण और नलिकीय स्त्रवण। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, इसके साथ में ही ये जो हेनले का लूप बनाया है, इसके पैरेलल ही केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। केशिकाएं जो होती है उनका एक गुच्छा या समूह पाया जाता है।
इस तरह का गुच्छा उपस्थित होगा। केशिकाओं का ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा मिलता है जिसे हम कहते हैं बासा रेक्टा। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है इसे क्या बोला जाता है? बासा रेक्टा। तो ये जो अवशोषण होगा, अवशोषण के अंदर तो क्या किया जाएगा, जो पीसीटी वाला भाग है उस पीसीटी वाले भाग में जो भी पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण, इनको पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा, जल को अवशोषित कर लिया जाएगा और उसे इस किसके अंदर डाल दिया जाता है? बासा रेक्टा के अंदर डाल दिया जाएगा। बासा रेक्टा का जाल ऊपर तक उपस्थित होता है, वहां में डाल दिया जाता है। हेनले का लूप जो जल को अवशोषित करेगा उसको बासा रेक्टा में डाल देगा। जो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन को अवशोषित करेगा बासा रेक्टा में डाल देगा। डीसीटी के यहाँ भी बासा रेक्टा केशिकाएं उपस्थित होती है, वहाँ डीसीटी क्या करता है? डीसीटी में उस बासा रेक्टा के द्वारा जो जरूरत से ज़्यादा आयन ब्लड में आ चुके हैं उनको वापस फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है, जिसे हम नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। तो ये 3 चरणों में मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है मनुष्य के अंदर संपन्न होती है, मनुष्य के अंदर कंप्लीट होती है। अब स्टार्टिंग से इनको हम पढ़ते हैं। मनुष्य में मूत्र निर्माण के 3 चरण है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, केशिका गुच्छ परानिषेधन, दूसरा नलिकीय पुनः अवशोषण और तीसरा होता है नलिकीय स्त्रवण। और ये सभी काम अलग अलग भागों में होते हैं। अलग अलग भागों में कहाँ हो रहे हैं? जो परानिषेधन है इस केशिका गुच्छ वाले भाग में हो रहा है। नलिकीय पुनः अवशोषण पीसीटी हेनले के लूप वाले भाग में हो रहा है। नलिकीय स्त्रवण डीसीटी वाले भाग में हो रहा है। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं नेफ्रॉन के अलग अलग भाग के अंदर संपन्न होती है, या हम बोल सकते हैं वृक्क के अलग अलग भाग में ये क्रियाएं संपन्न होती है। ब्लड जो है कंटिन्यूसली किडनी में बहता रहता है, लगातार जो रक्त है वो इस किडनी के अंदर बहता रहेगा और इस ब्लड को यहाँ तक लाने का काम रीनल आर्टरी या वृक्क धमनी करती है। वृक्क धमनी इस ग्लोमेरुलस में किसको लेकर आती है? ब्लड को। वृक्क धमनी की ही शाखा को अभिवाही धमनिका कहते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन है, सब में वृक्क धमनी ब्लड को लेकर जा रही है, तो वृक्क धमनी की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को अभिवाही धमनिका कहा जाता है। तो अभिवाही धमनिका ग्लोमेरुलस वाले भाग में रक्त को लेकर आती है। इस रक्त में उपापचयी क्रियाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं वो अपशिष्ट पदार्थ इस रक्त में उपस्थित होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट या उपापचयी क्रियाओं के अपशिष्ट पदार्थ इस रक्त में उपस्थित है। तो सिंपल सा याद रखना, यहाँ ब्लड रक्त को लाने का काम कर रही है अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका क्या होती है? जो वृक्क धमनी है उसकी शाखाओं को ही अभिवाही धमनिका कहा जाता है। वृक्क में अनेक नेफ्रॉन है, हर नेफ्रॉन में वृक्क धमनी अपनी शाखा अभिवाही धमनिका के द्वारा रक्त को लेकर जाती है और उस रक्त में उपापचयी क्रिया से बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसके बाद दोनों किडनी जो है लगभग 1000 से 1200 ml, 1000 से कितने ml ब्लड को प्योरीफाई करती है? 1200। दोनों किडनी के द्वारा 1000 से 1200 ml ब्लड को हर मिनट प्रति मिनट फिल्टर किया जाता है। सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, ग्लोमेरुलस में रक्त को कौन लेकर आती है? अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका रक्त को किस में लेकर आई? ग्लोमेरुलस में। अभिवाही धमनिका क्या है? वृक्क धमनी की शाखा है। वृक्क धमनी की क्या होती है? ये शाखा होती है। ये रक्त को ग्लोमेरुलस में लाई। इस रक्त में क्या उपस्थित है? उपापचयी क्रियाओं के अपशिष्ट। इस रक्त में उपापचयी क्रियाओं के अपशिष्ट उपस्थित है। इस रक्त को ग्लोमेरुलस में लाया गया।
किडनी हर मिनट में 1000 से 1200 ml ब्लड को क्या करती है, प्योर करने का काम करेगी। दोनों किडनी हर एक मिनट में 1000 से 1200 ml रक्त को शुद्ध करती है, उसको फिल्टर करने का काम करती है। इसके बाद जो अपवाही धमनिका है, उसकी अपवाही धमनिका इस नेफ्रॉन वाले भाग में केशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बासा रेक्टा। अपवाही धमनिका ने केशिकाओं का एक गुच्छा पूरे नेफ्रॉन में बनाया, उसे क्या नाम दिया गया है, बासा रेक्टा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद क्या होगा, जो बासा रेक्टा जो है, इसके अंदर रक्त होगा, रक्त से पदार्थों को अवशोषित किया जाएगा, रक्त में पदार्थों को अवशोषित किया जाएगा और रक्त से पदार्थों का स्त्रवण फिल्ट्रेट के अंदर किया जाएगा। अब नेफ्रॉन के अंदर ये फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी। ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का भाग ही केशिका गुच्छ, उसमें फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। इस फिल्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, किस किस चीज, रक्त में किस किस चीज को छान लिया जाता है। एक तो रक्त में क्या नहीं आते हैं, रक्त में रक्त कणिकाएं नहीं आएंगी, रक्त में रक्त कणिकाएं नहीं आएंगी, वो ऊपर ही रहेंगी। केशिका गुच्छ में से इनको नहीं छाना जाता है फिल्ट्रेट में। दूसरा, बड़े और छोटे प्रोटीन के अणु नहीं आएंगे। रक्त के अंदर जो बड़े और छोटे प्रोटीन के अणु हैं, ये नहीं चलते हैं। रक्त में जो रक्त कणिकाएं उपस्थित है, बड़े और छोटे प्रोटीन के अणु जो उपस्थित हैं, वो फिल्ट्रेशन की क्रिया में नहीं चलते हैं, इन्हें फिल्ट्रेशन की क्रिया में नहीं छाना जाता है। अब फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा, जो छाना गया है उस तरल को हमने बोला फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस ने जिसको छाना उसको हमने बोला फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, यूरिया, ये पदार्थ फिल्ट्रेट के अंदर होंगे। फिल्ट्रेट क्या है, जब रक्त को ग्लोमेरुलस ने छान दिया तो उस रक्त को हम फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। फिल्ट्रेट में ये पदार्थ उपस्थित होंगे, ये फिल्टर कर लिए जाते हैं और इस फिल्ट्रेट को कहाँ भेज दिया जाता है, बॉमेन कैप्सूल में। फिल्ट्रेट को छानने के बाद किसके अंदर भेज दिया, बॉमेन कैप्सूल। फिल्ट्रेट छना, इसमें से रक्त को छाना, फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट को बॉमेन कैप्सूल के अंदर भेज दिया, बॉमेन कैप्सूल में इसको भेज दिया जाता है। इसके बाद यहाँ तक कौन सी क्रिया कंप्लीट हो गई हमारी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या केशिका गुच्छ परानिषेधन। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। जो अभिवाही धमनिका है, ब्लड को किसके अंदर लेकर आई, केशिका गुच्छ में। अभिवाही धमनिका क्या है, जो वृक्क की धमनी है उसकी शाखा को अभिवाही धमनिका कहते हैं। ये जो रक्त लाती है अभिवाही धमनिका, इसके अंदर उपापचयी क्रियाओं से बने हुए अपशिष्ट पदार्थ होंगे। केशिका गुच्छ में रक्त आया, केशिका गुच्छ क्या है, केशिकाओं का एक गुच्छा है, तो यहाँ से ब्लड को फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। ब्लड के प्रोटीन, बड़े प्रोटीन, छोटे प्रोटीन के अणु नहीं छनते हैं। दूसरा, जो रक्त कणिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं छनती है। इसके अलावा जितने भी पदार्थ हैं वो इस केशिका गुच्छ में से छनकर बॉमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, और जब छन जाता है ब्लड तो उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, उसे फिल्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। दोनों किडनी के द्वारा 1000 से 1200 ml रक्त को प्रति मिनट छाना जाता है। 1 मिनट में दोनों किडनी लगभग 1000 से 1200 ml रक्त को फिल्टर कर देती है, 1000 से 1200 ml फिल्ट्रेट का निर्माण करती है। इसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या केशिका गुच्छ परानिषेधन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या केशिका गुच्छ परानिषेधन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसके नोट्स बना सकें, फिर हम दूसरे चरण को स्टार्ट करेंगे।
ये फर्स्ट चरण था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसके बाद मूत्र निर्माण का सेकंड चरण स्टार्ट होगा। अब सेकंड चरण कौन सा है? नलिकीय पुनः अवशोषण। सेकंड जो स्टेप है मूत्र निर्माण की, नलिकीय पुनः अवशोषण। बॉमेन कैप्सूल से जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट किसके अंदर आ रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। वृक्क नलिका इसको बोला जाता है, रीनल ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं। तो जो पुनः अवशोषण की क्रिया है वो रीनल ट्यूब्यूल के पीसीटी भाग में, पीसीटी का मतलब है समीपस्थ कुंडलित नलिका में होगी। जो भी उपयोगी पदार्थ हैं उनको वापस उस फिल्ट्रेट में से अवशोषित करके रक्त के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम नलिकीय पुनः अवशोषण के नाम से जानते हैं। तो अब नलिकीय पुनः अवशोषण में क्या हुआ? फिल्ट्रेट किसके अंदर आया? केशिका गुच्छ से निस्यंदन हुआ। जब फिल्ट्रेट आया हमारा बॉमेन कैप्सूल में, चलने के बाद फिल्ट्रेट किस में आ जाता है? बॉमेन कैप्सूल में। बॉमेन कैप्सूल से फिल्ट्रेट किसके अंदर आएगा? पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर ये आ जाता है। या हम ये बोल सकते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका किसका भाग है? रीनल ट्यूब्यूल। तो वृक्क नलिका में ये आ जाएगा। वृक्क नलिका के पीसीटी भाग के अंदर ये फिल्ट्रेट आ जाता है। अब जो वृक्क नलिका है उसकी जो वॉल है, बॉल ये है, ये जो हमको भित्ति दिखाई दे रही है ये बॉल कहलाती है, भित्ति। वृक्क नलिका की भित्ति है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है। यानी वृक्क नलिका की भित्ति की क्या विशेषता है? वृक्क नलिका की भित्ति सरल घनाकार एपिथेलियम से बनी होती है। वृक्क नलिका की भित्ति सरल घनाकार किससे बनी हुई है? एपिथेलियम। ये वृक्क नलिका है, इसकी जो भित्ति है, ये भित्ति जो हमको दिखाई दे रही है यह सरल घनाकार एपिथेलियम से बनी हुई है। अब ये सरल घनाकार एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं, सरल घनाकार एपिथेलियम की जो सेल्स है या कोशिकाएं हैं, फिल्ट्रेट में से सभी आवश्यक पदार्थों को या उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। सरल घनाकार वृक्क नलिका में आया, वृक्क नलिका की भित्ति में सरल घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं। ये सरल घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाएं फिल्ट्रेट से उपयोगी पदार्थ, जैसे कौन से उपयोगी पदार्थ हैं? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल आदि का अवशोषण करके इन्हें रक्त में डाल देती है, इन्हें रक्त में डाल देती है। इस प्रोसेस को ही नलिकीय पुनः अवशोषण के नाम से जाना जाता है। यानी जो फिल्ट्रेट है बॉमेन कैप्सूल से रीनल ट्यूब्यूल में आया, वृक्क नलिका में आया। वृक्क नलिका की जो भित्ति है सरल घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाओं से बनी हुई है। यहाँ ये कोशिकाएं फिल्ट्रेट से उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल इनका अवशोषण करके इनको किस में डाल देती है? रक्त के अंदर डाल देती है। और वृक्क नलिका में लगभग 99% फिल्ट्रेट का अवशोषण कर लिया जाता है। कितने परसेंट फिल्ट्रेट को वापस अवशोषित करके रक्त में डाल दिया जाता है? 99% रक्त फिल्ट्रेट का अवशोषण करके वृक्क नलिकाएं उसे वापस रक्त के अंदर डाल देती है। अब यहाँ में याद रखना है अपशिष्ट पदार्थ जो मेनली होता है हमारे अंदर यूरिया,
का अवशोषण नहीं होता है, यानी जो वृक्क नलिका है वो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया का अवशोषण नहीं करती, क्योंकि इसे हमें हमारे शरीर से बाहर निकालना है। इसलिए वृक्क नलिकाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया, उसका अवशोषण नहीं किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस या प्रक्रिया है, इस प्रोसेस या प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? नलिकीय पुनः अवशोषण के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल का अवशोषण किया, इसको ब्लड में डाल दिया, ब्लड के अंदर ये चले जाएंगे, इसे हम नलिकीय पुनः अवशोषण के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद जो फिल्ट्रेट है, इसके बाद जो यहाँ पर छना है, फिल्ट्रेट हुआ है, पुनः अवशोषण हो गया। इसके बाद फिल्ट्रेट के अंदर जो पदार्थ ज़्यादा आ गए हैं, जैसे आयन, मान लीजिए पोटेशियम आयन ज़्यादा आ गया है, सोडियम आयन ज़्यादा आ गया है, तो डीसीटी वाले भाग के अंदर रक्त में से इन आयनों को किस में डाल दिया जाता है? फिल्ट्रेट में। ये डीसीटी वाला जो भाग है, इसमें रक्त में से ज़्यादा आ गए आयनों को वापस किसके अंदर डाल दिया जाएगा? फिल्ट्रेट में। इस क्रिया को हम नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। ये जो पदार्थ अवशोषित हुए, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, इनको किसके अंदर डाल दिया? ब्लड में। इस ब्लड को जो रीनल वीन है या वृक्क की जो शिरा है वो लेकर चले जाती है बाहर, और ऊपर की तरफ फिर से हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जो यहाँ पर खत्म हुई है, इसे हम नलिकीय पुनः अवशोषण कहते हैं। यानी यहाँ इसमें किया क्या गया? फिल्ट्रेट बॉमन कैप्सूल में आया, बॉमन कैप्सूल से पीसीटी वृक्क नलिका के अंदर आया। वृक्क नलिका में क्या है? इसकी भित्ति सरल घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाओं से बनी हुई है। ये कोशिकाएं फिल्ट्रेट से उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल, इनका अवशोषण करके उन्हें रक्त में डाल देती है। इस रक्त को फिर जो वृक्क की शिरा है वो लेकर चली जाती है, ऊपर की ओर लेकर जाएगी, फिर इसे वीना केवा के अंदर डाल दिया जाता है, महाशिरा के अंदर इसे डाल दिया जाएगा। इस भाग में पुनः अवशोषण की क्रिया में 99% फिल्ट्रेट का अवशोषण कर लिया जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया जो है उसका अवशोषण यहाँ पर नहीं किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसे हमारी बॉडी से कहाँ निकालना है? बाहर निकालना होता है। इसके बाद तीसरी प्रोसेस होगी हमारी नलिकीय स्त्रवण। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट चरण को स्टार्ट करेंगे। अब तीसरी स्टेप कौन सी है? नलिकीय स्त्रवण। मूत्र निर्माण का लास्ट चरण होता है नलिकीय स्त्रवण। नलिकीय स्त्रवण की क्रिया में क्या होगा? फिल्ट्रेट आ गया हमारा कहाँ पर? डीसीटी में। पीसीटी में अवशोषण हुआ, हेनले के लूप की अवरोही आरोही भुजा में अवशोषण हुआ। अवशोषण के बाद 99% फिल्ट्रेट को अवशोषित कर लिया। इसके बाद फिल्ट्रेट आया डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। दूरस्थ कुंडलित नलिका में क्या किया जाता है? नलिकीय स्त्रवण। थर्ड जो स्टेप है, इस स्टेप के अंदर फिल्ट्रेट में डीसीटी में फिल्ट्रेट में कुछ आयनों जैसे पोटेशियम, सोडियम, कुछ दवाइयों जो ड्रग्स वगैरह होती है आदि को रक्त में से फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। फिल्ट्रेट में डाला जाता है, और इस प्रोसेस को नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। यानी यहाँ जो ब्लड था, पूरी कैपिलरीज का जाल चारों तरफ होता है इसमें, तो उस ब्लड में से जो भी पदार्थ ज़्यादा थे उनको किसके अंदर डाल दिया जाएगा? डीसीटी के अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाता है।
आयन वगैरह है, सोडियम पोटेशियम आयन है, कुछ यदि ड्रग्स वगैरह है, दवाइयों के अंश हैं, उनको इस डीसीटी वाले भाग के अंदर डीसीटी वाले भाग में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेट किस में चला जाता है? संग्राहक नलिका में। फिल्ट्रेट इसके बाद संग्राहक नलिका में आ जाता है, और संग्राहक नलिका में जब फिल्ट्रेट आ जाता है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? मूत्र। यहाँ तक फिल्ट्रेट था, जब ये इसके अंदर आ जाएगा संग्राहक नलिका में तब इसे यूरिन या फिर मूत्र कहा जाता है। संग्राहक नलिका में आने के बाद इसे यूरिन या मूत्र कहा जाएगा। अब ये संग्राहक नलिकाएं क्या करती है? इस मूत्र को संग्राहक नलिकाओं के द्वारा किस में डाल दिया जाएगा? मूत्र नलिकाओं में। मूत्र नलिकाओं के द्वारा ये किस में जाता है? मूत्राशय में, और मूत्राशय से फिर मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाएगा। तो यहाँ नलिकीय स्त्रवण में सिंपल सा में याद रखना है, डीसीटी में जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर रक्त में से कुछ आयनों को, कुछ दवाइयों को, मेडिसिन वगैरह को इसमें फिल्ट्रेट में डाला जाता है। इस क्रिया को नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। नलिकीय स्त्रवण होने के बाद फिल्ट्रेट संग्राहक नलिका में आएगा, तो फिल्ट्रेट जब संग्राहक नलिका में आ जाता है उसे मूत्र कहते हैं। संग्राहक नलिकाएं किससे जुड़ी हुई है? मूत्र नलिकाओं से। तो संग्राहक नलिकाएं इस मूत्र को मूत्र नलिकाओं में डाल देगी। मूत्र नलिकाएं मूत्राशय में मूत्र को लेकर जाती है और वहां से फिर इसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। इस प्रोसेस के द्वारा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को संपन्न किया जाता है। अब मूत्राशय के अंदर भी हमें याद रखना है, संरचना में हमने पढ़ा था जो मूत्राशय है वहां पर एक नीचे नलिका जुड़ी हुई है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। तो वहाँ एक स्फिंक्टर पाए जाते हैं, वो स्फिंक्टर खुलेंगे और स्फिंक्टर के खुलने के बाद मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ आज के लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है वो किन प्रमुख चरणों के अंदर संपन्न होती है। 3 प्रमुख चरणों के अंदर हमने इसे बांटा है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस के अंदर जो रक्त आएगा उसमें उसको छाना जाता है, उससे फिल्ट्रेट बनाया जाता है। क्या नहीं छनता है? रक्त कणिकाएं नहीं छनेंगी, बड़े प्रोटीन के अणु, छोटे प्रोटीन के अणु नहीं छनेंगे। इसके अलावा सब कुछ रक्त में से छन जाता है, फिल्ट्रेट बनाएगा। नलिकीय पुनर्अवशोषण, फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका में आता है जहां उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है और उन्हें रक्त में डाल दिया जाता है, नलिकीय पुनर्अवशोषण कहलाता है। नलिकीय स्त्रवण, जब फिल्ट्रेट डीसीटी में जाता है तो रक्त के अंदर जो ज़्यादा आयन अवशोषित हो गए थे जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, उनको फिल्ट्रेट में वापस डाल दिया जाएगा। कुछ दवाइयाँ जो होती है, मेडिसिन जो ब्लड में उपस्थित है, उनको फिल्ट्रेट में डाल दिया जाएगा जिसे नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेट संग्राहक नलिका में जाता है। संग्राहक नलिका में जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो उसे बोला जाता है मूत्र। मूत्र संग्राहक नलिका है, मूत्र नलिकाओं से जुड़ी हुई है, यूरेटर से जुड़ी हुई है। यूरेटर के द्वारा ये मूत्र जाएगा मूत्राशय में। मूत्राशय से फिर इसको बाहर उत्सर्जित किया जाएगा। मूत्राशय नीचे जुड़ा हुआ है मूत्र मार्ग से, जहाँ पर स्फिंक्टर पाए जा रहे हैं, वाल्व पाए जा रहे हैं। वो स्फिंक्टर जब खुलते हैं, उन स्फिंक्टर के खुलने के बाद मूत्र का बाहर उत्सर्जन किया जाता है। इस तरह से मनुष्य में मूत्र का निर्माण जो है वो संपन्न होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक हमें इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ना है, कुछ ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं, उन अंगों के बारे में हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट हेडिंग जो उत्सर्जन तंत्र की, उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग। उत्सर्जन में सहायक
अन्य अंग, यानी किडनी तो मेन काम में आ ही रही है वृक्क तो, लेकिन उसके अलावा कुछ और अंग हैं जो हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब उत्सर्जन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं? अन्य अंग है, पहला तो फेफड़े। फेफड़े किस प्रकार से सहायक है? इनके द्वारा CO2 का उत्सर्जन किया जाता है। श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। CO2 एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, तो इस वेस्ट मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में फेफड़े सहायक होते हैं। CO2 को बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है? फेफड़े के द्वारा। लीवर जो होता है, लीवर या यकृत दूसरा ऑर्गन है, इसके द्वारा बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये वर्णकों के नाम है, बिलीरुबिन वर्णक, बिलीवर्डिन वर्णक, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन इन पिगमेंट्स का, कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स का, स्टीरॉयड हार्मोन, इनके उत्सर्जन में कौन सहायक होता है? लीवर। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टीरॉयड हार्मोन, इनके उत्सर्जन को लीवर के द्वारा संपन्न किया जाता है। लीवर क्या करता है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टीरॉयड हार्मोन, जरूरत से ज़्यादा जो विटामिन है उनको मल के अंदर डाल देता है, फीसेज के अंदर डाल देगा, और वो मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो लीवर इस तरह से उत्सर्जन में सहायक होता है। इसके अलावा जो हमारी स्किन या त्वचा है, तीसरा जो पार्ट हमारा उत्सर्जन में सहायक है, त्वचा। त्वचा के द्वारा किसका स्त्रवण होता है? पसीने का। त्वचा में जो श्वेत ग्रंथियां पाई जा रही है वो पसीने का स्त्रवण करेगी। पसीने के अंदर क्या है? लवण होते हैं, यूरिया होता है, तो पसीना निकलता है उसमें लवण है, यूरिया पाया जा रहा है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट है। तो जो त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां हैं, त्वचा में भी कौन सी ग्रंथियां? श्वेत ग्रंथियां, पसीने के रूप में लवण, यूरिया, लैक्टिक अम्ल, जरूरत से ज़्यादा जो वाटर है, उन सबको बाहर उत्सर्जित करने में सहायता प्रदान करती है। तो तीन अन्य अंग हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में हेल्प करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रजनन तंत्र को स्टार्ट करेंगे कि मनुष्य के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किस प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।